नमस्कार, मैं मनीषा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में है और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। लोकसभा चुनाव से संबंधित जो तमाम खबरें हैं वो सभी कुछ जानेंगे। और आज हमारे मेहमान प्रेस वार्ता में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी देंगे। और हम सीधे रुक करेंगे जय जी के पास, क्योंकि साइबर क्राइम की रैंकिंग की गई है जिसमें भारत जो है वो 10वें पायदान पर है। और टॉप पर अगर हम बात करें तो रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है। तो जो साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत 10वें पायदान पे है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी गंभीर समस्या भी बन सकती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? एडिटर इन चीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? और बिल्कुल, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि भाजपा जो है वो 14 अप्रैल को अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी करेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 9 और प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बारमूला से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि गुजरात चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए 20 लाख आमंत्रण पत्र भेजेगा। मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 29 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। इन तमाम खबरों पे हम अपडेट लेंगे हमारे मेहमानों से। आपको क्योंकि बता दें कि इंटरनेशनल खबरों की अगर बात करें तो साइबर क्राइम की रैंकिंग जो है वो इस वक्त सामने आई है। और जो भारत का स्थान है वो 10वें पायदान पर है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे विकट समस्या बन सकती है। अगर हम बात करें इस रैंकिंग में तो टॉप पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है। वही अगर हम बात करें तो सीएम योगी जो है वो आज मुरादाबाद, पीलीभीत और नैनीताल में अपनी जनसभाएं करेंगे, अपनी चुनावी सभाएं करेंगे। अमित शाह जो हैं वो नोएडा में अपनी जनसभा करेंगे। और अखिलेश यादव जो हैं वो बेस्ट यूपी की 3 सीटों पर जो है प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें क्योंकि भाजपा जो है, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वही अगर हम बात करें तो भाजपा ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। भाजपा जो है वो 14 अप्रैल को सुबह, ऐसा बोला जा रहा है कि 11:30 में अपना जो है घोषणा पत्र वो जारी करेगी। वही बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 9 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव से संबंधित कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 9 और जो प्रत्याशी थे उनके नामों का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बारामूला से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए 20 लाख आमंत्रण पत्र भेजेगी। मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 29 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो ये लोकसभा चुनाव से संबंधित ये जो 5 खबरें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रेस वार्ता में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज ये अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं और लगातार सुर्खियों में चल रही है। वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो साइबर क्राइम की रैंकिंग जो है वो भारत के 10वें पायदान पर है। और जब ये रैंकिंग आई है सामने तो हम इस रैंकिंग की बात करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। अगर हम रुक करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो अभी ये जो खबर है लगातार सुर्खियों में है कि साइबर क्राइम की जो रैंकिंग है वो सामने आई है जिसमें भारत जो है वो 10वें नंबर पर है। अगर हम बात करें तो टॉप पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है। तो भारत जो है वो 10वें नंबर पर है। तो आने वाले समय में भारत के लिए विकट समस्या बन सकती है क्योंकि आए दिन जो साइबर क्राइम की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो साइबर क्राइम का जो मामला है ये इसमें रूस इसीलिए पहले नंबर पे है और वो आज से नहीं है, वर्षों से है। इसके पीछे का कारण यही है कि जो सर्वर बनता है, जितने भी गूगल हो, याहू हो, इसमें बड़े सर्वर्स जो है वो सारे सर्वर्स का जो है ये है वो रूस में है। तो इसी कारण से जो साइबर क्राइम किया जाता है इसमें रूस सबसे अव्वल हमेशा रहता है और आगे भी
यही संभावना है कि रूस पहले स्थान पे रहेंगे, लेकिन बिल्कुल। भारत का 10वें नंबर पे आना निश्चित रूप से विचारणीय बात हो सकता है। और ये जो बात है ये प्रमुखता से प्रकाशित जरूर किया गया है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो सर्वर है, इस सर्वर में दुनिया में बाकी देश रूस को छोड़कर जो यूज करते हैं सर्वर को, उसमें इंक्वायरी के लिए फ्री हैंड है। अगर आप किसी सर्वर का यूज करके यदि आप साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं तो उसमें इंक्वायरी के दायरे में आता है, लेकिन रूस का सर्वर जो है इंक्वायरी के दायरे से बाहर है। यानी मैं सीधे शब्दों में यदि कहूँ कि भारत में यदि कोई साइबर क्राइम किया जाता है और रूस का सर्वर का यूज किया जाता है तो रूस उसके लिए इजाजत नहीं देता है कि उसकी इंक्वायरी हो। यही कारण है कि रूस सबसे एक नंबर पे है, लेकिन भारत अब 10वें नंबर पे और चीन 2 नंबर पे है। तो चीन हमेशा साइबर को एक तरह से बिजनेस मानकर चलती है, क्योंकि बिजनेस मानकर चलता इसीलिए है क्योंकि वो डेटा चुराना और हैक करना उनकी पुरानी आदत है और ये एक बिजनेस शेड्यूल के रूप में लेके वो कार्यरत है। यही कारण है कि वो दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल। एक और खबर के ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो गुप्तचर विभाग है उन्होंने इजराइल को लेके एक अलर्ट जारी किया है कि ईरान और लेबनान दोनों मिलके इजराइल पर उसमें हमला करने की स्थिति में है और 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के भीतर उसमें हमला करने के लिए जो है अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो मेन सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने अलर्ट जारी करके ये कहा कि अपने नागरिक अमेरिकन जो नागरिक है वो इजराइल और जो मिडिल ईस्ट है वहां पर ना जाए। और आसपास जो ईरान और लेबनान के आसपास के जो देश है, जो मित्र देश है अमेरिका और इजराइल के, उन्होंने भी जो है उन देशों से बात की और बात करके कहा कि ईरान और लेबनान को समझाया जाए कि युद्ध की स्थिति ना लाए, उन पर हमला ना करे। और इससे परिणाम जो है बहुत गंभीर होंगे और दुनिया के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसी को देखते हुए लग रहा है कि ये जो युद्ध है ये अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बात मैं आपको बताना और चाहूंगा कि जो इजराइल ने कुछ दिन पहले सीरिया पर हमला किया था उसी का बदला लेना चाहता है ईरान और लेबनान, और रॉकेट वगैरह तैयार करके रखा है कि कभी भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। और इजराइल ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हम भले ही पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, हम जो बड़े स्तर पे युद्ध लड़ रहे हैं, कई देश हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं और इस बार भी हम ईरान हो लेबनान हो इनसे निपटने में हम लोग सक्षम हैं। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि गांजा में जो ये लड़ाई है ये लड़ाई हमारे अधिकार का लड़ाई है और ईरान और लेबनान यदि हमारे ऊपर हमला करता है तो ये गलत होगा, क्योंकि जो गांजा का लड़ाई जो है वो इससे भिन्न है, इसमें उनको शामिल नहीं होना चाहिए। और जो सीरिया है, सीरिया में आतंकवादी संगठन के ऊपर हमने हमला किया था, उसके बदले में यदि ईरान और लेबनान हमारे ऊपर हमला करता है तो सीधे तौर पे ये माना जाएगा कि जो आतंकी संगठन है ये ईरान और लेबनान के पाले हुए हैं और इनका समर्थन है। एक इसी से जुड़े हुए क्या है, अमेरिका ने जिस प्रकार से ये अलर्ट जारी किया है इससे मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वो भयभीत है और ये बात दुनिया में प्रचलित है कि ईरान का जो ड्रोन व्यवस्था है, सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है और कई बड़े देश इसको यूज करता है। लेकिन इजराइल ईरान के ड्रोन का जो तोप है वो आयरन सिस्टम के थ्रू जो है उसको रोकना चाहता है और उसके लिए पूरी तरह से तैयार लगता है इजराइल। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये ट्रिंगल जो युद्ध है वो हमें देखने को मिल सकता है, गांजा इजराइल और ईरान लेबनान के बीच में। जी बिल्कुल। और हम सीधे चलेंगे, हमारे एडिटर सूरज जी हमारे साथ हैं। सूरज जी, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और भाजपा भी 14 अप्रैल को सुबह अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, इसको लेकर तमाम और क्या जानकारी सामने आ रही है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी निशा, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। जी आपको निशा, जी जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात आपने जिक्र किया, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र करते हुए घोषणा पत्र जारी किया है। यहाँ एक बात ये जरूर देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची पहले जारी कर दी, कांग्रेस बिल्कुल ने कहा था कि हम पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे, लेकिन सूची जारी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकल गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैप था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी हो जाने के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करना चाह रही थी और कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई और कांग्रेस को समय रहते अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। अब इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आ रहा है उसमें युवाओं की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी। और एक बात और है, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कहीं जो पिछले 2 वर्षों में जहां राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां एक और बात निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो आई है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। बिल्कुल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्रवाद की बात तो करती थी, लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र जरूर होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 5 न्याय की बात कही है, क्योंकि यहाँ मोदी की गारंटी की बात हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा जा रहा है और ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि यदि मोदी की गारंटी, मोदी जो कह रहे हैं उसे पूरा करने की गारंटी खुद नरेंद्र मोदी है, तो भारतीय जनता पार्टी उन गारंटियों का जिक्र जरूर करेगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही है। क्योंकि ये भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले जो घोषणा पत्र आए हैं, मैं 2014 या 2019 के घोषणा पत्र की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 1972 के घोषणा पत्र की, 1971 के घोषणा पत्र की, या फिर उसके पहले 1986 की घोषणा पत्र की। तो उन घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें, क्योंकि 1971 में जनसंघ का घोषणा पत्र रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद में 1986 में बात करें, हम बात करें 1992 की बात करें, तो उस समय जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के आए हैं उनमें जिन चीजों का जिक्र था वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करने में सफल रही है। तो इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि जो अब तक कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, सीए की बात हो, यूसीसी की बात हो, तो इन चीजों को उन्होंने भले ही, जैसे कि आज यूसीसी या सीए की हम बात करें तो यूसीसी भले ही उन्होंने जिस स्तर पर लागू किया है उसको संसद में ला करके विधेयक पारित कर दिया है, परिणाम क्या है ये एक अलग विषय है। लेकिन इन चीजों का जिक्र हुआ कि जो अब तक कहा है वो किया है, तो आगे भी जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो अपने घोषणा पत्र को उन्होंने उस हिसाब से तैयार किया। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और अंतिम पहले चरण की सीटों के लिए जो मतदान होना है, तो कल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैदान संभाला हुआ था, क्योंकि उसके पहले 2 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, अमित शाह के दौरे हो चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे हो चुके हैं। और कल मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और सीधी में सीधी सीट के लिए जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला हुआ था और वहां पर उन्होंने कहा, क्योंकि एक बात जो बात हुई थी, समानता के अधिकार की बात कही थी या सहभागिता का जो न्याय की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने, उसका पलटवार करते थे कि कांग्रेस इस बात को लेकर जोर शोर से प्रचार कर रही है कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। इस बात को लेकर जेपी नड्डा ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। मतलब ये जो उनका एक जिसे बड़ा बम मांग के चल रही थी कांग्रेस की, हम ये मुद्दा लेकर के आएंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो जनता हमारे पक्ष में हो जाएगी, और वो प्रचारित कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में। तो यहाँ जेपी नड्डा ने कल अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। हाँ, कांग्रेस इस बात को अलग तरह से प्रचारित करके समाज को बांटने का काम कर रही है। क्योंकि यदि मैं बात करूं कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई थी, विश्वकर्मा कौशल योजना। तो विश्वकर्मा कौशल योजना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कवायद की गई थी, जिसका परिणाम भी हमें देखने मिला है कि वो 3 राज्य काऊ बेल्ट के, जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, 2018 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस में भी मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई, तो वहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार बना पाई, क्योंकि उन्होंने पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग को साधने की जो कवायद की। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो, जैसे कि आज राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि हम ये पता चलेगा कि कौन कितने प्रतिशत किसकी आबादी है, तो उस हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा, उस हिसाब से उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वह भी सभी वर्गों को सभी सुविधाएं देने के
पक्ष में है। दूसरी तरफ एक और बात करूंगा, जिस तरह से हमारे एडिटर की जय श्रीवास्तव जी ने अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर के कहा, तो भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में बायकॉट इंडिया का जो कैंपेन वहां चल रहा था, हालांकि उसको लेकर के वहां की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो नेता जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो यदि बायकॉट भारत अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, तो क्या वो अपने घर की महिलाओं की, अपने उनके घर में जो महिलाएं भारत की साड़ी पहनती हैं उसे जलाएंगे। और उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब यहाँ भारत और बांग्लादेश के सौहार्दपूर्ण रिश्ते की मिसाल जो पेश की गई है, वो पेश की गई है भारत की ओर से जो BSF है और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के सर्वे हुआ था, उसके बाद में लगभग 50 साल के बाद भारत ने लगभग 56 एकड़ जमीन जो है बांग्लादेश को सौंप दी है, और उसके बदले में भारत को 14 एकड़ जमीन मिली है। ये जिस तरह से कल हमने देखा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे थे अपने भाषण में, जहां रैलियां हुई हैं कांग्रेस के नेताओं की, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पड़ोसी देशों से भारत के संबंध खराब हुए हैं और पड़ोसी देशों के हौसले बढ़े हैं कि वो भारत की ओर बुरी नजर से देखने लगे हैं या कड़ी नजर से देखने लगे हैं। उसका जवाब देते हुए ये खबर है जो आज सुर्खियों में बनी हुई है कि जहां एक तरफ बांग्लादेश से रिश्ते भारत से सुधर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रीलंका से जिस तरह से व्यावसायिक संबंध चल रहा है, उसका जिक्र हमारे एडिटर की जय श्रीवास्तव जी पहले भी कर चुके हैं। तो ये उस बात का जवाब है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बात जरूर सामने आई है कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने एक बात कही है, क्योंकि इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हम देख पा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आरोप पर उन्होंने सख्त संज्ञान लिया है और अब तक इस पर कई शिकायत भी हो चुकी है। यहाँ ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राक्षस और डाकुओं को टिकट दिया है। बिल्कुल। तो जो प्रत्याशी उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में, हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं कि ये इन राज्यों में सुरक्षा की व्यवस्था जो है पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो दो शब्द उन्होंने कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको प्रत्याशी बनाया है वो राक्षस है और वो डाकू है, तो इसको लेकर के भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल बहुत गर्म है। दूसरी तरफ मुरादाबाद में कल अमित शाह रहे हैं और उन्होंने धारा 370 को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मोदी जो है मिशन कश्मीर पर हैं, उन्होंने उत्तराखंड में सभा की थी और कल कश्मीर में रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने सभाएं की हैं, प्रचार प्रसार किया है, तो इस दौरान वो मिशन कश्मीर पर लगे हुए हैं। वहीं धारा 370 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुरादाबाद में कहा है कि धारा 370 कांग्रेस के लिए उस नाजायज बच्चे की तरह थी जिसे बड़े लाड़ से पाला गया है और वो देश के लिए घातक थी, इसलिए उसको हमने अलग किया है। जी निशा। जी बिल्कुल, और मैं सीधे फिर से एडिटर इन चीफ के पास जाऊंगी, क्योंकि लगातार चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी सभा की, वहीं राहुल गांधी ने तमिलनाडु में सभा की, और आज हम आपको बता दें तो सीएम योगी जो है वो मुरादाबाद, पीलीभीत और नैनीताल में अपनी जनसभाएं करेंगे। वहीं अमित शाह जो है वो नोएडा में भी जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव जो है वो जो बेस्ट यूपी की 3 सीटों पर चुनाव करेंगे। तो लगातार ये जो जनसभाएं हैं ये कहीं ना कहीं प्रमुख बनेंगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार जो अहम बातें हैं जनसभाएं की वो सामने आती हैं। देखिए, इस चुनाव का माहौल है और इस प्रकार के जनसभा तो आम बात है, क्योंकि यही टाइम है कि जो सभी बड़े नेता मैदान में होते हैं और अपने अपने जो उम्मीदवार है उनके जिताने की बात करते हैं आम सभा के माध्यम से। तो ये पूरे देश में है और इस समय जो कि पूरा देश चुनावी मोड पे है, तो चुनावी खबरों को लेकर चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। तो इसमें आम सभा को लेकर विशेष रूप से बहुत ज्यादा बात होती नहीं, लेकिन आम सभा में जो बात कही जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू हो या किसी भी बड़े नेता के माध्यम से, उस पर फिर उस क्रिया पर फिर प्रतिक्रिया दूसरी पार्टी देती है। यही कारण है कि आम सभा चर्चा का विषय बनता है। तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो विशेष खबर है आज भारत के लिए एक अच्छी बात है कि वायुसेना को स्वदेशी 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान खरीदने का टेंडर जारी किया है। इसका मतलब ये है
कि जो मिग 21, मिग 23 और मिग 27 के बड़े बदलाव के इसमें असर है। और इसमें करीब ये देखा ये गया है 65,000 करोड़ रुपया इसमें डिफेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया है और इसके लिए स्वीकृत किया है। और इसके लिए अतिशीघ्र हमें और देखने को मिलेगा। जो बड़े जो लड़ाकू विमान है अधिकतर विदेशों से हम लोग खरीदते थे और इस बार देश में ही वो सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध होंगे और देश में ही जो है एक स्वदेशी विमान जो है युद्ध विमान तैयार किया जा रहा है। तो इसमें मुझे लगता है भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी खबर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि गुजरात से ये भी खबर सामने आई थी, वही मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाने की बात कही जा रही है। और गुजरात से चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 20 लाख आमंत्रण पत्र भी भेजे हैं। बिल्कुल, जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए दिन पर दिन निर्वाचन आयोग ने तरह तरह के जो है चीजों को उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे ये भी है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पोलिंग बूथ में फूल लेके खड़े हैं, वोटिंग कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कई प्रकार के जो है वो विज्ञापन करते हैं। उसके बाद ये जो मैटर है कि स्पेशल पोलिंग बूथ दिया गया है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए एक सुविधा घर बैठे वोट देने का भी किया है। तो दिन पर दिन जो है भारत जो प्रोग्रेसिव भारत है उसमें निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस आयोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। और जो गुजरात के लिए, गुजरात में ही नहीं ये पूरे देश में इस प्रकार के जो है एक मतदान के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे मत प्रतिशत जो है ज्यादा बढ़े। अभी हम लोगों ने कुछ साल पहले ये देखे थे कि 50-55% मतदान हुआ करता था, लेकिन अब जो है लगभग 75-80% भी मतदान हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होगी और इसके लिए निर्वाचन आयोग बधाई के पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एडिटर इन चीफ और जज जी। और हमारे साथ सूरज जी जुड़े थे जिन्होंने तमाम खबरों पर प्रकाश डाला। तो आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जानी कि ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में है देश दुनिया में, तमाम लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम खबरों पर आज प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।